मोदी के बाद कौन? अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी जंग। दोस्तों, बीजेपी में सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। मोदी के बाद कौन? इस सवाल ने दिल्ली से लेकर यूपी तक की राजनीति में आग लगा दी है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच वो सियासी जंग अब खुलकर दिखने लगी है जिसे अब तक पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा था। अभी हाल ही में इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में मोदी के उत्तराधिकारी पर सवाल उठा। वहां ये लड़ाई सबके सामने खुलकर आ गई। इस सर्वे में अमित शाह को 26.8% और योगी आदित्यनाथ को 25.3% समर्थन दिखाया। दोनों कड़ी टक्कर में दिखे। इस कड़ी टक्कर में अब न्यूज चैनल कैसे अपना रास्ता बचाते हुए अमित शाह को बढ़त दे रहे हैं, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब लड़ाई कांटे की है, लेकिन असली घमासान पार्टी के अंदर चल रहा है। योगी की सबसे बड़ी गलती क्या है, ये सुनिए। अब अगर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें यूपी से दमदार प्रदर्शन दिखाना था। लेकिन भाई साहब, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका लगा। बीजेपी 80 में से 40 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और समाजवादी पार्टी 37 सीटों तक पहुंच गई। दलित वोट बैंक भयंकर फिसल गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, प्रयागराज कुंभ का मामला भी योगी के खिलाफ चला गया। कई लोगों की भगदड़ में मौत हुई। लाखों श्रद्धालु अव्यवस्था से परेशान हुए। कई दिनों तक प्रयागराज ट्रैफिक जैम में फंसा रहा। और अब पार्टी के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं, क्या योगी का प्रशासनिक मॉडल पूरे देश पर लागू किया जा सकता है? अमित शाह पर भी लगे हैं सवाल। सुनिए, अब भाई ये नहीं कि अमित शाह दूध के धुले हैं। मोदी के सबसे करीबी होने के बावजूद अमित शाह भी सवालों के घेरे में हैं। विदेशी नीति पर मोदी का भरोसा टूटा। अमेरिका कनाडा के साथ रिश्ते बिगड़ने के पीछे शाह का दखल था। मोदी और जयशंकर ने उन्हें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से दूर कर दिया। कर्नाटक, हिमाचल, राजस्थान में भयंकर हार हुई थी। शाह की रणनीतियां कई राज्यों में फेल रही। कांग्रेस ने सीधे अमित शाह की चुनावी प्लानिंग को मात दी। अब बीजेपी के अंदर भी एक धड़ा कह रहा है, शाह की रणनीति में अब वो पुरानी धार नहीं रही। योगी वर्सेस शाह, पार्टी में सियासी जंग। अब भाई बात सिर्फ सर्वे तक नहीं है। योगी और शाह के बीच टकराव पार्टी के अंदर भी खुलकर सामने है। अमित शाह ने क्यों नहीं की योगी की मदद? 2024 में यूपी में बीजेपी को झटका लगने के बाद शाह ने योगी को पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया। कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं दिया, कोई बड़ी कैंपेन नहीं करवाई। लखनऊ में सीएम ऑफिस तक को दिल्ली से कंट्रोल करने की कोशिश हुई। योगी भी शाह से कम नहीं। योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह के दबाव में नहीं आए। 2024 में योगी ने अपने 10 से 12 करीबी सांसदों से शाह की मीटिंग में ना जाने को कहा। लखनऊ और गोरखपुर में अमित शाह की रैलियों की भीड़ भी कम ही गई। अब सवाल यह है, क्या योगी और शाह की लड़ाई बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी और आरएसएस किसके साथ है? अब भाई असली खेल संघ का है। जी हाँ, संघ के हाथ में है ये कि क्या होगा आगे। संघ योगी को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन मोदी शाह के बिना पार्टी का सिस्टम नहीं चला सकता। संघ चाहता है कि हिंदुत्व का चेहरा पीएम बने, लेकिन संगठन पर भी पकड़ बनी रहे। जनता क्या चाहती है? अब भाई जनता की राय भी सबसे अहम है। शाह समर्थक कहते हैं मोदी के सबसे भरोसेमंद आदमी है, हर चुनाव को जितवाया है, इन्हीं को बनाना चाहिए। और योगी समर्थक कहते हैं बुलडोजर बाबा हिंदुत्व के असली हीरो हैं, इन्हीं को बनाना चाहिए। फाइनल सवाल के साथ छोड़ते हैं आपकी बात। अब सवाल ये है कि क्या योगी की हिंदुत्व की छवि उन्हें पीएम बनाएगी, या अमित शाह की रणनीति उन्हें प्रधानमंत्री पद तक ले जाएगी, या फिर मोदी शाह किसी तीसरे को चेहरे को आगे कर देंगे? नीचे हमें कमेंट जरूर करें और बताएं कि असली दावेदार कौन होगा, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ। जब हम विकास की बात करते हैं तो बिना विरासत के विकास अधूरा है। याद करना, भारत पर हमले तो बहुत पहले से होने लग गए थे। ईस्वी सन से पहले से ही भारत पर हमलों के ऐसे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वे भारत का तब तक बाल बांका नहीं कर पाए। वे जो भी आते थे यहाँ की परंपरा में ऐसे समरस हो जाते थे कि उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आक्रामक
जातियों को पहचानना भी कठिन हो गया है। लेकिन जब उन्होंने भारत की विरासत पर हमला करके भारत की आत्मा को चोटिल किया, तब वे भारत के संसाधनों को, भारत की विकास की प्रक्रिया को बाधित करने में सफल हुए। और यही कुछ लगातार 2000 वर्षों तक भारत झेलता रहा। और उनमें से 1000 वर्ष का जो दौर था वह तो भारत की इस आत्मा को, भारत की इस विरासत को बचाने के लिए अत्यंत कठिन दौर था। उस कठिन दौर से उभारने में, उस कालखंड में भी जिन आयोजनों की बड़ी भूमिका थी, वे सभी आयोजन आज भी हम लोग उसी रूप में आयोजित करते हैं। ये भारत की विशेषता थी कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक विद्वान या कोई एक ऋषि मुनि कोई भी बात कह दे तो उस पर सहसा कोई विश्वास नहीं करता था। उस पर तर्क वितर्क करने की पूरी स्वतंत्रता होती थी, उसकी संगोष्ठी होती थी। हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर नैमिषारण्य है। आज से 3500 वर्ष पहले नैमिषारण्य में भी एक ऐसी संगोष्ठी हुई थी। 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उन्होंने भारत की ज्ञान की इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए जिस दिव्य चिंतन को आगे बढ़ाया, वही आज भारत की वैदिक परंपरा का ज्ञान है हमारे सामने। ये कहीं और से नहीं आया, किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी राजा महाराजा ने नहीं दिया। यह उन ऋषि मुनियों के चिंतन के परिणाम स्वरूप कई वर्षों तक हजारों की संख्या में ऋषि मुनि उस चिंतन की धारा को लिपिबद्ध करते करते उसे इस धरोहर के रूप में सजो करके हमारे सामने रखे। ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की संगोष्ठी की चर्चाएं और उसके बारे में विस्तार से जानने सुनने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। कुंभ की परंपरा भी भारत की उसी चिंतनशील प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। हमने उसको आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से मान्यता दी है। देवासुर संग्राम के साथ उसकी पौराणिक मान्यता को जोड़ा है। और अमृत तो वही निकलेगा जहां पर ज्ञान की दिव्य धारा प्रस्फुटित होती हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।